नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स या आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है जो प्रारंभ किया गया है। ये जो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर प्रारंभ किया गया है। इस प्रोग्राम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि अवसरों को पता लगाना, ज्ञान को साझा करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इस स्टार्टअप का जो प्रमुख उद्देश्य है। स्टार्टअप में कई अलग अलग क्षेत्रों से कंपनियां आती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक, कॉमर्स, विभिन्न सेक्टरों से कंपनियां आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है जो कब से प्रारंभ किया गया है। जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है वो 16 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है, इसलिए हम 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, ग्लोबल यूनिकॉर्न रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान है जो तीसरा है। पहले स्थान पर इसमें यूएसए है, सेकंड स्थान पर चाइना है। तो यह पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में जो यूनिकॉर्न होता है वो स्टार्टअप का बड़ा रूप है जो यूनिकॉर्न कहलाता है। जब स्टार्टअप है जो $1 मिलियन का हो जाता है तो उसी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। मैत्री पाइपलाइन है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित है, इसमें डीजल की सप्लाई होती है। संप्रति और बंगोसागर युद्ध अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैत्री और बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ट्रेन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर है जो कौन सा बना है। तो भोपाल शहर है जो भारत का पहला शहर बना है जिसके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापा जाएगा। ये है जो स्थानीय स्तर पर है जो समीक्षा करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एसडीजी के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर है जो सस्टेनेबल गोल है जो रखे गए हैं, जो कि 2015 से 2030 तक है। इन गोलों की पूर्ति करनी है, जिसमें 17 गोल रखे गए हैं। और लक्ष्य के बारे में बात करें तो 169 है जो इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन है जो कि 1992 में रियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें जो एजेंडा 21 के नाम से रिपोर्ट है जो पेश की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम है जो कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। यदि इसमें पहले स्थान के बारे में बात करें तो इसमें पहले स्थान है जो महाराष्ट्र का होता है। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट है जो गुयाना के राष्ट्रपति है जो मोहम्मद इरफान, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर है जो मनोज सोनी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी है जो उसका स्थापना है जो ली कमीशन की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की जाती है। और यूपीएससी है जो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी है जो यूपीएससी को वर्णन किया गया है, जबकि 315 है जो कि भाग 14 में उल्लेखित है। यूपीएससी अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो वो यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। यदि यूपीएससी में सदस्य के बारे में बात करें तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष के साथ में 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें कि परीक्षा पास करने वाला, यूपीएससी की जो परीक्षा है, सिविल सेवा की परीक्षा है, वो पास करने वाला पहला भारतीय है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर है जो कि पहला भारतीय था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश हेतु हाल ही में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भारत का प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष का नेता है जो इस समिति में 3 है जो प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। सिविल सेवा दिवस है जो कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सीएजी का कार्यकाल है जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। तो भारत में आपको 3 कार्यकाल है जो ध्यान रखने हैं। जैसे एक हमने यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल देखा, दूसरा सीएजी का और तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त है। इन तीनों का कार्यकाल ही 65 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले हो, इन तीनों का कार्यकाल यही होता है।
केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है जो अनुच्छेद 280 में है। और वर्तमान में जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो एन के सिंह है, जो कि 15 अध्यक्ष है। और यदि सदस्य के बारे में बात करें तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है जो कब मनाया जाता है? जो प्रत्येक वर्ष ये जो दिवस है जो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में 16 मई को ही ये दिवस है। जो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो लेजर की खोज है जो कि 16 मई 1990 को थियोडर मैनन के द्वारा की गई थी, तो इसलिए 16 मई को हम ये प्रकाश दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पहली बार ये दिवस है जो 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, जबकि इसकी घोषणा है जो 2017 में इसकी घोषणा होती है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी को मापने की इकाई है। यदि सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात करें दूरी को मापने की, तो वो पारसेक है जो सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान में C6H12O6 का निर्माण होता है और इसमें ऑक्सीजन है जो उत्सर्जित होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश कौन से किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश है जो एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ है जो किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में जो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन है इसका शुभारंभ है जो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री है। इस एप्लीकेशन को जो लॉन्च करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अर्थात पर्यावरण को बचाना इस जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी जो घोषणा है जो कोप 26 ग्लासगो के अंदर इसकी घोषणा होती है, जबकि इसको भारत में लागू है जो केवड़िया गुजरात से इसको लागू किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। कोप 1 है जो इसका आयोजन है 1995 में बर्लिन जर्मनी में होता है। UNFCCC की बैठक को ही कोप 1 के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लाइमेट एक्सचेंज से संबंधित है। कोप 27 का आयोजन है जो शर्म अल शेख मिस्र में होता है, जबकि हाल ही और आगामी जो कोप 28 है इसका आयोजन है जो UAE में होने वाला है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कोप 15 के बारे में बात करें, कोप 15 के बारे में बात करें तो ये जैव विविधता से संबंधित है और इसका आयोजन है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो 16 सितंबर 1970 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कि ओजोन परत से संबंधित था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये जो हिम डेटा पोर्टल है इसके नाम में ही इसमें आंसर छुपा हुआ है। हिम मतलब हिमाचल प्रदेश से ये डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसको लॉन्च करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि कल्याणकारी योजनाओं को एक ही मंच पर मिल सके। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो यही है। हिम परिवार पोर्टल है ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो डिजिटल पहचान के लिए इस हिम परिवार पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। सिपकिला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिससे सतलज नदी का प्रवेश होता है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश है जो कि सिपकिला दर्रा से होता है। और कांगड़ा चाय है जिसको हाल ही में यूरोपीय यूनियन के द्वारा GI टैग दिया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश की चाय है। संजीवनी पोर्टल का शुभारंभ है जो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। सोलांग वैली ही है जो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 82वें मतलब 82वें जो ग्रांड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो 82वें ग्रांड मास्टर है जो कि वो पल्ला प्रणीत है जो कि 82वें ग्रांड मास्टर बने हैं। यदि 81वें ग्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो सायतन दास है जो कि 81वां ग्रांड मास्टर था। ग्रांड मास्टर है जो कि शतरंज खेल मतलब चेज से संबंधित खेल से खिलाड़ी होते हैं। यदि फर्स्ट ग्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो वो भारत का जो फर्स्ट ग्रांड मास्टर था वो विश्वनाथ आनंद है जो भारत का पहला ग्रांड मास्टर था। विश्वनाथ आनंद को हम ग्रांड मास्टर मतलब ये जो शतरंज खेल है इसमें बोल सकते हैं कि शतरंज खेल का जादूगर है जो विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद को पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो 1992 में दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद को ही मिला था। विश्वनाथ आनंद की जो पुस्तक है मतलब जो ऑटोबायोग्राफी है वो मास्टरमाइंड विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि फर्स्ट महिला ग्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित है जो फर्स्ट महिला ग्रांड मास्टर थी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट नेम आपको और ध्यान रखना है जिसमें डी गुकेश और कौरन हम्पी है, इन दोनों का संबंध भी मतलब शतरंज खेल से है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे।
रामापा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है, इसको हाल ही में जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, जो कि भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि भारत को जो 40वां यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो कि धौलागिरा है, जिसको स्थानीय भाषा में कोरोडा टिब्बा के नाम से जाना जाता है। मृगवानी नेशनल पार्क है जो कि तेलंगाना में स्थित है, और हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो स्थापित की गई है, ये हैदराबाद में स्थित है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो सिक्किम को जो 22वां राज्य है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत है, जो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि इसको 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे कि भारत के जो राज्य थे वो किस प्रकार से बनाए गए थे। भारत में पहले राज्य के बारे में बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जो कि फजल अली जो कमीशन था उसकी सिफारिश से आया था, जो कि सातवां संविधान संशोधन 1956 में फजल अली कमीशन आता है, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद भारत में 1963 को 13वां संविधान संशोधन के तहत में नागालैंड को राज्य बनाया जाता है। मणिपुर को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और गोवा के बारे में बात करें तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो सन 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग होकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और इस तरह से ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी सन 2000 में राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर है जो पूर्ण राज्य बना था। तेलंगाना के बारे में बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बनाया गया है। दादर नागर हवेली और दमन व दीव है, इनको दोनों को ही एक करके 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बनाया गया है। और यदि वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया है? तो सर्वाधिक उपग्रह है जो कि शनि के उपग्रह हैं। 100 से अधिक उपग्रह वाला ग्रह के बारे में बात करें तो एकमात्र ग्रह है जो शनि है, तो इनके वर्तमान में 145 उपग्रह हैं, तो ये सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि सेकंड स्थान के बारे में बात करें तो बृहस्पति है, जो बृहस्पति ग्रह है उसके सर्वाधिक उपग्रह में सेकंड स्थान है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। हाल ही में मिशन आर्टेमिस है जो प्रारंभ किया गया है, वो नासा के द्वारा चंद्रमा पर चांद पर मनुष्य को भेजा जा रहा है। तो मिशन आर्टेमिस का संबंध है जो कि नासा से है, नासा के द्वारा चांद पर मनुष्य भेजा जा रहा है। इसमें एकमात्र महिला है उसको भी भेजा जा रहा है जिसका नाम क्रिस्टिना कोच है, तो वो पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो मतलब भोर और सांझ का तारा के नाम से हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। और शुक्र के बारे में बात करें तो ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और भारत के द्वारा मिशन मंगलयान है जो भेजा गया था, जो कि PSLV-C-25 के द्वारा भेजा गया था। मंगलयान के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है, जो कि मंगलयान के 2 उपग्रह है। सॉरी, मंगलयान के नहीं, मंगल ग्रह के ये उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो कि फोबोस और डिमोस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इस पदक तालिका में भारत है जो दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर इसमें चीन रहा है। भारत के द्वारा इस पदक तालिका में टोटल 4 पदक जीते गए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। भारत के द्वारा जो एकमात्र गोल्ड है वो मिक्स जोड़ी के द्वारा जीता गया है, जिसमें सरबजोत सिंह और दिव्या के द्वारा ये गोल्ड जीता गया है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में ये गोल्ड है जो जीता गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं। हाल ही में पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। इसमें भारत के द्वारा 3 है जो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें तो इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो 3 ब्रॉन्ज के साथ में किया गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन है हाल ही में भारत में किया गया था। इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं।
तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि इसमें ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो जो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम है जो इसमें ब्रांड एम्बेसडर थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत में खेला गया है, तो भारत के उड़ीसा में ये हॉकी वर्ल्ड कप है जो खेला गया है, जिसकी विजेता है जो जर्मनी रहती है, जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम इसमें उपविजेता थी, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 है जो कि भारत में आयोजित होने वाला है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया है, वो साउथ अफ्रीका में खेला गया है, जिसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत इसमें विजेता टीम है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रही है। और हाल ही में जो टाटा IPL चल रहा है, तो इस IPL के बारे में बात करें जो 2023 में IPL चल रहा है, ये 16वां संस्करण है। इसमें 16वें संस्करण में यदि WPL और IPL दोनों के ही स्पॉन्सर के बारे में बात करें तो टाटा इसमें स्पॉन्सर रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। यदि IPL के बारे में बात करें तो IPL का इस वर्ष जो सबसे महंगा खिलाड़ी है वो सैम करन है जो सबसे महंगा खिलाड़ी है, जो कि पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहा है। और यदि महिला IPL के बारे में बात करें, WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है। और IPL इतिहास की यदि सबसे सफल टीम के बारे में बात करें तो IPL इतिहास की सबसे सफल टीम है जो मुंबई इंडियंस है, जिनके द्वारा 5 बार है जो IPL की ट्रॉफी जीती गई है। यदि पिछले साल के विजेता के बारे में बात करें तो 2022 में IPL का विजेता है जो गुजरात टाइटंस थी, जिनके द्वारा फाइनल में राजस्थान रॉयल को हराया गया है। और ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। और पिछले साल ही 10 टीमों की IPL में शुरुआत की गई थी, तो पिछले जो 15वां संस्करण था इसमें 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। जो नई टीम थी वो गुजरात टाइटंस और लखनऊ जो 2 नई टीम थी, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। हमने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी 10 क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी कवर करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है जो जीन स्टॉक्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और सभी 10 क्वेश्चन की PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।